हेलो बच्चों, पिछली बार हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। तो आयनिक बॉन्ड से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे। तो पहले आप ये प्रश्न को देख लें और उनके उत्तर को जो आपने अपने मन से बनाए होंगे उनके उत्तर, और मैं जो उत्तर उनको समझा रहा हूँ जरा उनसे आप उसको मिला लें, देख लें। हो सकता है कोई नया एक्सप्लेनेशन भी आप अपनी तरफ से उसमें बना सकते हैं, फिर भी उसको एक बार हम देख लेंगे। आप पहले उसको ये देख लें आंसर्स को, फिर उसके बाद हम आज का नया टॉपिक हम शुरू करते हैं, सहसंयोजक आबंध वाला। देखिए, कुछ सवाल हमने पिछली बार आपको दिए थे। तो उस सवाल में जैसे पहला प्रश्न दिया था कि निम्न के लुईस बिंदु प्रतीक आपको बनाने हैं। तो लुईस बिंदु प्रतीक हम कैसे बनाते हैं, आपको हमने बताया था कि लुईस बिंदु प्रतीक में लुईस और कौशल ने क्या बताया था वैज्ञानिकों ने, कि जो किसी भी परमाणु की वाहितम कक्षा में, या जिसको हम उसका संयोजी कोष कहते हैं, उस संयोजी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम उसमें बिंदु के रूप में अगर किसी परमाणु के ऊपर में लिख देते हैं, तो वही संरचना बनने वाली संरचना उसकी बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम के वाहितम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको हम बिंदु के रूप में लिख देंगे, तो ये सोडियम की लुईस बिंदु संरचना हो गई। मैग्नीशियम के वाहितम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों को हम इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये मैग्नीशियम की संरचना हो गई। ऐसे ही क्लोरीन की वाहितम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 और ये 7, ये क्लोरीन की संरचना बन गई। फास्फोरस की वाहितम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने बना दिया। सल्फर की वाहितम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने इसकी लुईस बिंदु संरचना बना दी। तो लुईस बिंदु संरचना आसान है, केवल आपको इसके वाहितम कक्षा में उपस्थित, जो बाहर की कक्षा में उपस्थित टोटल संख्या है, वही संख्या आपको बिंदु के रूप में लिखनी है, वही उसकी बिंदु संरचना कहलाती है, लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि हमको कुछ युग्म दे रखे हैं, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन का युग्म दे रखा है, सोडियम फास्फोरस का दे रखा है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन का दे रखा है, और एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का दे रखा है। तो हमसे ये पूछा था कि इनमें हमको ऐसा बनाना है कि इन जोड़े से कौन सा, अगर इनका आयनिक यौगिक बनेगा तो उसका सूत्र क्या बनेगा, और उसकी लुईस संरचना या लुईस डॉट संरचना उसकी क्या बनेगी। हम कैसे बनाते हैं इसको देखें। पहले हमने पहले वाले खाने में इसका हमने क्या बना दिया, पहले वाले में हमने इसके युग्म के नाम लिख दिए। जैसे पहला वाला हमको NaO दे रखा है, दूसरे में सोडियम फास्फोरस, तीसरे में मैग्नीशियम ब्रोमीन, और चौथे में एल्यूमिनियम और फ्लोरीन दे रखा है। अब हमने दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में इसके आयन्स को लिखा है। आयन्स का मतलब हुआ कि सोडियम, जैसे हम जानते हैं सोडियम किस में बदल जाता है, सोडियम प्लस में बदलता है। जब आयनिक यौगिक बनाता है सोडियम, तो सोडियम प्लस में बदलाता है। ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन 2 माइनस में बदल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सोडियम और फास्फोरस है, तो सोडियम +1 में बदलता है, फास्फोरस 3 माइनस में बदल जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना। क्योंकि ये कैसे देखते हैं हम, कैसे देखेंगे, जैसे फास्फोरस की वाहितम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरे करने के लिए, तो इसलिए क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो उसकी आयनिक अवस्था क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का आप देखते हैं, मैग्नीशियम +2 होता है, हमने देखा है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तभी वो अपनी ऑक्टेट में बदलता है। ब्रोमीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो बदल जाएगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा तो +3 में चला जाएगा, और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस। मतलब ये आयनिक अवस्था आपको कैसे दिखानी है, आयनिक अवस्था किसी भी परमाणु की जो वाहितम कोष है, उस वाहितम कोष में से वो कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपनी वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनाएगा, या इलेक्ट्रॉनों को लूज करके बनाएगा, उसके आधार पर आपको इसकी आयनिक अवस्था दिखानी है। ठीक है, ये आयनिक अवस्था आ गई। अब मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाते हैं, आपने देखा होगा मूलानुपाती सूत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरे की संयोजकता को क्रॉस में गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे माना ये हमने इसका जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर से, जो इसकी हमने अभी बताया था पहले वाले वीडियो में, आपको हमने पिछली बार बताया था कि जैसे कि जिसकी धनात्मक संयोजकता, हम उसको कहते हैं, जब वो प्लस इलेक्ट्रॉन्स को खोता है तो उसकी धनात्मक संयोजकता कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम उसकी ऋणात्मक संयोजकता कहते हैं।
ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की संयोजकता को उल्टा गुणा, जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम क्या करेंगे, इसकी ऋणात्मक संयोजकता से इसको गुणा कर देंगे और इसकी धनात्मक संयोजकता से इसको गुणा कर देंगे। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो गुणा करके जो आएगा वही इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो इसका सूत्र जो यौगिक, इसका आयनिक यौगिक जो बनेगा वो बनेगा Na2O। ठीक है ना, Na2O मतलब हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इसकी धनात्मक संयोजकता से गुणा कर दिया, सोडियम को ऑक्सीजन की ऋणात्मक संयोजकता से गुणा कर दिया, जो बना वो हमारा क्या बन गया, मूलानुपाती सूत्र बन गया। इसी प्रकार से सोडियम की +1 धनात्मक संयोजकता है, फास्फोरस की -3 है, तो इसको हमने उल्टा गुणा कर दिया, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, तो Na3P इसका आयनिक यौगिक बन गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और ब्रोमीन का बन गया MgBr2। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का बन गया AlF3। तो इस प्रकार से हम इनका मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी लुईस बिंदु संरचना आपको बनानी है। लुईस बिंदु संरचना का मतलब क्या है कि जैसे ये Na2 हमने लिखा, Na2O है, ये Na2 को हमने प्लस कर दिया, 2 परमाणु हैं सोडियम के तो 2 कर दिया, ऊपर से हमने 1 प्लस, क्योंकि एक सोडियम में एक ही प्लस होगा ना, एक ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग कर रखा है। अब एक सोडियम ने एक दिया, दूसरे सोडियम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है, तो इस ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, दोनों सोडियम का एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हम इस इलेक्ट्रॉनों को यहाँ बाहर दिखा दिया। ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये बाहर से इसके हमने नेगेटिव चार्जेस को दिखा दिया, तो ये इसकी क्या हो गई, लुईस बिंदु संरचना बन गई। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र की हमने बना रखी, तो इसी प्रकार से हमने अन्य परमाणु की भी लुईस बिंदु संरचना उसी प्रकार से बनाई हुई है। तो ये दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर था कि जो हमको जोड़े में दे रखा था, उन जोड़ों के आधार पर हमने उनकी संरचना बना करके मूलानुपाती सूत्र वगैरह हमने उसका, देखो ये हमको दिया हुआ है, एक का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s1, दूसरा दे रखा है 1s2 2s2 2p4। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कौन सा परमाणु है और कौन सा यौगिक बनाएगा, किस प्रकार का यौगिक बनाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको चूंकि प्रश्न में परमाणु का नाम नहीं दिया हुआ है, एक हमको A लिखा है, दूसरा B लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनकी हम संयोजकता को अगर हम देखते हैं तो इसकी संयोजकता हमको कितनी दिख रही है, A की संयोजकता दिख रही है हमको कितनी, मतलब ये कैसे बनाएगा। अगर हम A का कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखें 1s2 2s2 2p6, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को यदि खो देगा तो इसकी वाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +1 हो गई। ठीक है ना। दूसरे को देख रहे हैं अगर हम, तो इसकी वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 का मतलब हुआ कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा तब इसकी वाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करते समय इसकी संयोजकता कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, A+ और B की माइनस, ठीक है ना। फिर वही वाला जो हमने पहले वाले प्रश्न में किया था, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, A2B टाइप का यौगिक बनेगा। तो इस प्रकार के जो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला हुआ है, उस कॉन्फ़िगरेशन से बनने वाला जो यौगिक होगा वो कैसा होगा, A2B प्रकार का यौगिक बनेगा। अगला हमारा सवाल ये था कि NaCl और MgO में किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो जालक ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी NaCl और MgO में। तो NaCl और MgO में अगर हम इसके अंदर से संरचना देखें तो Na क्या है, Na+ है, Cl एक माइनस हो गया। Mg को अगर हम देखते हैं तो Mg 2+ है और ऑक्सीजन 2- है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमने जालक ऊर्जा वाला पढ़ा था, तो उसके आधार पर यदि देखते हैं तो जिसमें चार्जेस ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जालक ऊर्जा MgO की ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या है, आवेश ज्यादा है, 2+ है और 2- में, इसमें एक ही प्लस है और एक ही माइनस है। तो इसलिए MgO में, NaCl और MgO में MgO की जो जालक ऊर्जा होगी वो NaCl की तुलना में क्या होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा हो। ठीक है ना। दूसरा, परमाणु का साइज भी हमने देखा था कि साइज भी फर्क करता है। तो साइज का भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो Na और Mg में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर Cl और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है। तो जब आप आकार भी अगर आप तुलना करते हैं तो जहां पर आकार छोटा होता है वहां पर जालक ऊर्जा
ज्यादा होती है। तो इस वजह से भी क्या होगा, एमजीओ में, NaCl और एमजीओ में एमजीओ की जालक ऊर्जा ज्यादा रहेगी। सहसंयोजक आबंध, जैसा कि नाम से इसमें लिखा हुआ है सहसंयोजकता है, मतलब सहसंयोजकता मतलब जहां पर क्या होगा कि दो परमाणु आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि जो हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो इनमें से आपको एक तो जैसे कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए जो इसको भी समझने में आपको मदद करेंगी। वो क्या है कि जैसे आपको अष्टक नियम क्लियर होना चाहिए कि अष्टक नियम क्या है, कि कोई भी परमाणु बॉन्ड बनाने के लिए क्यों प्रयास करता है। वो अष्टक नियम हमने पढ़ा था कि वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। दूसरा क्या कि लिविस की जो संरचनाएं थी, लिविस के द्वारा जो संरचनाएं, बिंदु सूत्र हमने दिए थे, और उन बिंदु सूत्र को हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको कहा था कि आप इतने एग्जाम्पल्स बिंदु सूत्र के आप बना लीजिएगा। वो आपने बना लिए होंगे। तो बिंदु सूत्र हम बनाते हैं क्योंकि वो बिंदु सूत्र हमारे यहाँ भी काम आएंगे। तो वो बिंदु सूत्र आपको बनाने आने चाहिए, वो आ गए होंगे, आपने सीख रखे होंगे। अब इसके बाद में हम उसी को फिर से शुरू करते हैं कि सहसंयोजक आबंध जो था, ये वैज्ञानिक थे 1919 में, लैंगमुयर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा इसको विस्तार दिया कि उन्होंने जो आयनिक बॉन्ड बन रहा था उसको थोड़ा सा विस्तार इस तरीके से दिया कि जैसे उसमें ये कहा गया कि आकर्षण बल लगता है दो परमाणु के बीच में। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उसमें आयंस बन जाते हैं, और आयंस बनने के बाद में उनमें एक तरह का आकर्षण बल लगता है जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो इन्होंने उस संरचना को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने ये कहा कि जब यौगिक या अणु का निर्माण होता है तो एक ठोस संरचना वाला यौगिक जो है वो बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक। और अपने बात को पुष्ट करने के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे Cl2 का बनना है। इन्होंने कहा Cl2 कैसे बनता है, Cl2 का निर्माण कैसे होता है। तो Cl2 का निर्माण कैसे करेंगे, हम कैसे देख सकते हैं Cl2 का बनना, इसको हम बनाते हैं। Cl2 कैसे बन, देखिए Cl2 का निर्माण कैसे होगा। जैसे हमको पता है कि क्लोरीन में, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो वो इस तरीके से आता है 2, 8 और 7। तो आप देख रहे हैं कि अष्टक नियम के अनुसार क्लोरीन को अपने वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो जब एक क्लोरीन को आवश्यकता है तो इसका मतलब दूसरे क्लोरीन को भी वैसी ही आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों जो क्लोरीन है वो आपस में, अगर आपको ये संरचना साफ दिख रही है तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा की यही लुईस संरचना हमने बनाई है, बिंदु संरचना। तो उसमें बाह्यतम कक्षा के हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है। ये एक क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दूसरे क्लोरीन के वायतम कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने, एक को हमने बिंदु से बनाया, दूसरे को हमने स्टार से बना रखा है। अब दोनों को अपनी वायतम कक्षा पूर्ण करनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो वो क्या करेंगे कि ये इस तरीके से इसको संयोग करेगा, और ये इसके इस तरीके से संयोग करेगा। तो ये क्या होगा कि संयोग का मतलब हुआ कि आपस में साझेदारी करते हैं, आपस में एक तरह का आप ये मान सकते हैं कि समझौता करते हैं कि, और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करेंगे, है ना। जैसे हम कई काम करते हैं साझेदारी में, तो हम पहले काम करने से पहले तय कर लेते हैं कि हमारी क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्त हैं, कि हम क्या क्या काम साझेदारी में करेंगे, और उसका जो मुनाफा होगा वो हम किस तरीके से आपस में बांटेंगे। तो उसी प्रकार से ये क्लोरीन भी आपस में क्या करते हैं, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और इस बात के लिए राजी होते हैं कि वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, अपनी वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये क्लोरीन है तो ये इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, बिंदु में हमने बनाए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये स्टार वाला दूसरे वाले क्लोरीन का भी ले लेगा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला क्लोरीन है ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को गिनेगा, उसके साथ में एक इस बिंदु वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेगा, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वायतम कक्षा में। अब ये आपस में जब जुड़ गए इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो किसका निर्माण हो जाता है, Cl2 का निर्माण हो जाता है। जब Cl2 का निर्माण हो जाएगा तो आप इसको कैसे दिखाओगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसको एकल बंध के द्वारा हम जोड़ करके दिखाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये है सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार का जो बंध होता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध।
अगर आप इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो परिभाषित कैसे करेंगे हम, कि सहसंयोजक बंध ऐसा बंध होता है जहां पर दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ठीक है ना, अपनी वायुतम कक्षा को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, वहां पर क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक, और ये जो बंध की जो संख्या होती है, जैसे हमने यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी आप करेंगे उतने ही वहां पर क्या बनेंगे, बंध बनेंगे। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सहसंयोजक आबंध बनता है। और अधिकांश जो यौगिक हम पढ़ते हैं, अधिकांश यौगिकों में जो हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध ही बना रहता है। ठीक, जितने भी प्रकार के हम यौगिकों को देखते हैं उसमें सहसंयोजक बंध ही बना होता है। आप इसको छोड़ के माना अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माना H2 का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम देखते हैं कि H2 कैसे बना होगा। ये हमने लिखा H2, ठीक है, ये H2 लिखा, ठीक, तो आपको क्या करना है, H2 आपने लिखा, तो इसकी संरचना को देखेंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने कहा पहले आपको इसकी बिंदु संरचना आनी चाहिए। अब पहले इसकी रफ में बिंदु संरचना बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन बनाया, इसकी बिंदु संरचना बनाई, दूसरा हाइड्रोजन बनाया, इसकी बिंदु संरचना बना दी, फिर ऑक्सीजन बनाया, इसकी हमने बिंदु संरचना बना दी, इसकी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स वायुतम कक्षा के जो लुईस बिंदु संरचना है ये बना दी। ठीक है ना, अब आप इसकी संरचना को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, इसकी संरचना को आप कैसे बनाएंगे, हमने ऑक्सीजन लिखा है, 2 हाइड्रोजन लिखे हैं, ठीक, तो आपको देखना है कि हाइड्रोजन जो लिखे हैं, हाइड्रोजनों को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपनी वायुतम कक्षा पूर्ण करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो हमको इसकी संरचना इस प्रकार से बनानी है ताकि क्या हो जाए कि हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये कैसे संभव होगा, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। हमने ऑक्सीजन बना दिया बीच में, ठीक, इसके ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक है ना, ये वही हम लुईस बिंदु संरचना बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 हाइड्रोजन हमने लगाने, एक हाइड्रोजन को हम यहां लगा देंगे तो ये हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया तो ये हाइड्रोजन हो गया, है ना। अब ये साझेदारी है इसमें तीनों की, तो साझेदारी में क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपना मानेगा तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ये हाइड्रोजन इसको अपना मानेगा तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन ने भी साझेदारी कर रखी है तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लेगा, तो ऑक्सीजन की वायुतम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है, मैंने कहा था कि हम संरचना भी उसी प्रकार की बनाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, उधर भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बॉन्डेड संरचना बन जाएगी H2O की। तो इस प्रकार से कि कोई भी अगर आपको सहसंयोजक यौगिक कोई भी अणु मिलता है या यौगिक मिलता है तो उसकी संरचना आप बना सकते हैं। ठीक है ना, अब आप क्या होगा कि अगर आपने बॉन्डेड संरचना आपको मिलती है तो बॉन्डिंग की संरचना से आप उसकी ये बिंदु वाली संरचना बना सकते हैं, लिविस संरचना बना सकते हैं, है ना। और यदि लिविस संरचना आपको मिली हुई है तो लिविस संरचना से आप उसकी बिंदु संरचना मतलब बॉन्ड वाली संरचना, बंध संरचना जिसको हम कहते हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है ना, दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे माना अगर हमने ये NH3 लिखा हुआ है, ये लिखा हमने NH3, ठीक, अब NH3 की अगर हमको ये वाली संरचना मिल गई, ठीक है ना, ये लिंक मिल गया, ये ऐसा बना हुआ मेरा, तो इसको देख करके आप इसकी ये लुईस बिंदु संरचना बना सकते हैं ना, NH3 की देख करके बना सकते हैं कि नहीं। देखो कैसे बनाएंगे, ये देखो जैसे दिख रहा है, हमने नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक, बना के दिखाते हैं आपको, देखो कैसे आप बनाओगे। ये NH3 लिखा हुआ था, NH3 की बॉन्ड संरचना आपको इस तरीके से मिलती है, तो इसकी आपको लिविस बिंदु संरचना बनानी है, जिसको हम लिविस संरचना कहते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिख दिया, नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये भाग नहीं लेते हैं बॉन्ड बनाने में, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रहते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, अब बाकी हम देख रहे हैं कि एक एक बॉन्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देते हैं नाइट्रोजन का, दूसरा यहाँ दिखा देते हैं, तीसरा है, ये इसकी लिविस बिंदु संरचना बना दी हमने। फिर इसके ऊपर हाइड्रोजन लिखा है तो इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम स्टार से दिखाते हैं,
यहाँ पर हम इसको स्टार से दिखा देते हैं, यहाँ पर भी स्टार से। देखो स्टार से और गोला करके बनाते हैं या बिंदु करके बनाते हैं, तो ये हम क्यों बनाते हैं, ये हम उनके इलेक्ट्रॉनों को पहचानने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने लिए हम पहचानने के लिए बना रहे हैं कि हम प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो हमें पहचान में आएगा कि अब हम कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब यहाँ पर देखो फिर वही साझेदारी हम करेंगे, ये हाइड्रोजन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ले लेगा, ये हाइड्रोजन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ले लेगा, और ये हाइड्रोजन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ले लेगा। अब सबने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका भी ले गया। तो ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन ने ले लिया। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे, जैसे नाइट्रोजन के लिए गिनेंगे तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के लिए 1 2 2 हो गए, इसके लिए भी 1 2, इसके लिए भी 1 2, तो ये इसकी क्या हो गई, लिविस संरचना हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल, 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप बनाइएगा, फिर हम इसी टॉपिक को फिर आगे और चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक। पहले आप इनको थोड़ा सा करेंगे तो इससे आपको टॉपिक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक। पहला तो आप ये हमने लिखा है सहसंयोजक आबंध की परिभाषा। आप सहसंयोजक आबंध से क्या समझे, एक उदाहरण से लेकर के आप उसकी परिभाषा लिखिए। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना है निम्न की लुईस और बंध संरचना बनानी है। ये आपको हमने कुछ अणु की को दे रखे हैं, जैसे CO2 है, N2 है, F2, H2, C2H6, C2H4, C2H2 और O2। तो आपको इनकी 2 प्रकार की संरचना बनानी है, ठीक है। एक कौन सी, एक तो आपको लुईस बिंदु संरचना बनानी है और दूसरा इसकी बॉन्डेड संरचना बनानी है कि इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अगर आप पहले बॉन्ड संरचना बना लेते हो तो उससे आपकी लुईस बिंदु संरचना बन जाएगी, और अगर आप पहले लुईस बनाते थे, लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे आप पहले, वो ज्यादा आपके लिए ठीक है क्योंकि हमने सहसंयोजक आबंध में वही सीखा है अभी, है ना। तो पहले आप लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे, लुईस बिंदु संरचना के बाद जैसा उसमें सहसंयोजक आबंध बनेगा, जैसे उसमें शेयरिंग आप दिखाएंगे, जैसी आपको लगेगी सबके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे हो रहे हैं, तो उसके आधार पर फिर आप उसकी क्या बना लेंगे, फिर आप उसकी जो है बंध संरचना बना लेंगे, ठीक है ना। तो अगली बार में इसमें फिर इस प्रश्न का उत्तर हम कर लेंगे और उसके बाद फिर इससे आगे को बढ़ेंगे, ठीक।